भाई गुड मॉर्निंग। कैसे हालचाल है? बढ़िया है, वेरी नाइस। काइनेटिक थियरी चल रहा था अपना और अभी भी चल रहा है। तो आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक वी डेल्ट विथ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड लवली इक्वेशंस फॉर वीआरएमएस। लेट्स गो थ्रू देम जस्ट वंस। हमने लास्ट टाइम देखा था प्रेशर P is 1/3 mn and average of v square. Also मैंने आपको एक और इक्वेशन दिखाया था, प्रेशर is 1/3 रो एवरेज v स्क्वायर, और यहीं से हमको VRMS का इक्वेशन मिला था। 3p बाई रो कर दिया था, इसका रूट ले लिया था। सो वी गॉट VRMS रूट ऑफ 3p बाई रो। दिस वाज अ वेरी लवली इक्वेशन। देन वी वेंट ऑन टू काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy of a single molecule, which was half mv square, was equal to 3/2 kBt. I think by far this is a very important expression. Half mv square is equal to 3/2 kBt. So you can see that kinetic energy depends only on the absolute temperature. और कोई चीज पे डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूल कौन से गैस का है, कुछ नहीं, डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। बट वीआरएमएस इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अगर यहां से इन दोनों को पकड़ूं मैं तो मुझे मिलता है एवरेज वी स्क्वायर इज 3 kBt बाय एम एंड टेक रूट, तो द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, वैसे इधर भी वही किया था मैंने, इज रूट ऑफ 3 kBt by m, and this beautiful thing is VRMS. So VRMS is root of 3 kBt by m, where m is the mass of a single molecule. And अगर आपको मॉलिक्यूल का मास नहीं दिया गया है बट एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हाउ आर यू गोइंग टू चेंज दैट? मैंने आपको ये भी बताया था कि द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज एटॉमिक मास ओवर एवोगाड्रो नंबर। सो यहां पे mो बाय na करने से क्या मिल जाएगा? VRMS रूट ऑफ, ये na चढ़ जाएगा ऊपर तो 3 kBna इंटू टी ओवर mo, या फिर रूट ऑफ 3RT, kBna इज R बाय mo. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हमने इसके ऊपर बेस लास्ट टाइम काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर को एटलीस्ट एक अंजाम दे दें, इसको खत्म करें आज। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन पीपल। टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो वो जानने के लिए हम ये एक्सप्रेशन से शुरुआत करना चाहेंगे। सो एज यू हैव सीन हियर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt एंड काइनेटिक एनर्जी वाज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो इस v स्क्वायर को हमने प्रेशर में भी v स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर लिखा था। तो फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी इज, we'll call it epsilon L, is half mv square, and half mv square can be equated as half m vx square plus half m vy square plus half m vz square. You are all aware of this. बराबर, जो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर को मैंने वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर दिया और हाफ एम के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर के एंड दिस इज जेड कंपोनेंट ऑफ लीनियर के। इफ यू रिमेंबर, वी नो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of a molecule in equilibrium कितना है भाई साहब? 3/2 kBt. So don't you agree 3/2 kBt ये टोटल है पूरा इसका, एंड बिकॉज गैस इज आइसोट्रोपिक तीनों डायरेक्शन में सेम ही जाएगा। सो एज गैस इज आइसोट्रोपिक, so each component will gain an equal amount of kinetic energy. Each component of kinetic energy, अब सपोज कीजिए ये 3 टुकड़े हुए, हमको 3/2 kBt के 3 टुकड़े करने, क्योंकि
ये 3/2 केबीटी है, इन तीनों में इक्वली बटना है, तो 3/2 केबीटी के 3 टुकड़े करो, डिवाइड बाय 3 करो, कितना बचा? हाफ केबीटी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Each component of kinetic energy will be half kBT. Fair enough. कोई भी कंपोनेंट हो काइनेटिक एनर्जी का, मोशन का, उसका वैल्यू होगा, उसकी एनर्जी होगी हाफ kBT. This forms the basis of the discussions now. Now, for example, अगर तुम्हारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटम मतलब सिंगल एटम है, इट कैन ओनली परफॉर्म लीनियर मोशन, इट ओनली परफॉर्म्स लीनियर मोशन, रोटेशन वाइब्रेशन कुछ नहीं होता. सो कितने कंपोनेंट्स है लीनियर मोशन के? 1 2 3. सो 3 कंपोनेंट्स or 3 ways in which the kinetic energy can be seen. It can be seen as the next component, it can be seen in the y component and in the z component. So 3 components of motion. अब ये जो components of motion है ना, उसको कहते हैं हम degrees of freedom. So the number of ways in which the kinetic energy of a molecule can be seen, the number of ways in which the kinetic energy of a molecule can be, seen or can be, manifested is called the degrees of freedom of the molecule. So, जितने components में kinetic energy बांट पाओ, उन components को कहते हैं हम degrees of freedom. For example, monoatomic gas में सिर्फ linear motion है, और कितने कंपोनेंट्स बट रहे हैं? 1 2 3. सो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई मोनोएटॉमिक की? 3. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3 एंड हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है? हाफ kBT. तो टोटल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितनी हुई? हाफ kBT इंटू 3 विच इज 3/2 kBT. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी of monoatomic gas is 3 into half kBT which is 3/2 kBT. सर ये तो यही है ना जो हमने डिराइव किया था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोनोएटॉमिक के लिए तो डिराइव किया था. अब बात करते हैं डायएटॉमिक की. ओके, डायएटॉमिक, यू अंडरस्टैंड डायएटॉमिक? अच्छा आप लिख रहे हैं ये, जस्ट हैव अ लुक. ओके, so please if you are writing it in your notebooks, please jot down each component of kinetic energy is half kBT and number of ways in which the kinetic energy of a molecule can manifest itself, that is called degrees of freedom. Monoatomic के लिए number degrees of freedom is 3. As a result 3 into half kBT is 3/2 kBT. अब diatomic gas की बात करें भाई, ये मैं उड़ाऊंगा अभी. diatomic gas मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हैं और बीच में है बॉन्ड. सो let me put this here for diatomic gas. Something like this. ये एक एटम है, ये बीच में बॉन्ड, ये दूसरा एटम. ओके, सो दिस इज व्हाट इज डायटोमिक गैस. ओके, डायटोमिक गैस है ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2, बीच में है उनका बॉन्ड. अब इसके कितने पॉसिबल मोशंस हो सकते हैं? अब ये समझ लो, ये लीनियर भी करेगा और रोटेशनल भी करेगा. सो इट हैज 3 कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोशन. ये तो हमको पता ही है, एक्स वाई एंड जी ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, एक्स वाई एंड जी. लीनियर के तो 3 हो गए एज इज यूजुअल. तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल ऐसे जा सकता है, एक्स में ओ, वाई में जा सकता है ओ, और जेड में जा सकता है इस तरफ. तो 3 कंपोनेंट्स हो गए लीनियर मोशन के. अब इंपॉर्टेंट है उसका रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन कितनी तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ लूं, सो दिस इज योर मॉलिक्यूल, बीच में बॉन्ड है, डंडी पकड़ लो, एंड दिस इज योर एक्सिस, तो इट कैन मूव लाइक दिस.
डू यू सी, ऐसा था, और बीच में तुमने एक्सिस बना दी रोटेशन की। ये मैरी गो राउंड कैसे घूमता है, ऐसे। सो पहला मोशन, पहला रोटेशनल मोशन इस तरह, दूसरा फिर से एक्सिस बना दो, ये वो जायंट व्हील, फेरिस व्हील, ये ऐसा होता है। सो दो मोशन हो सकते हैं इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के, और कोई तीसरा पॉसिबल नहीं है। सो इट हैज ऑल्सो गॉट टू पॉसिबल रोटेशनल मोशन कंपोनेंट्स, रोटेशनल मोशन कंपोनेंट्स। सो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, 3 और 2 5। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 5। तो अगर तुम टोटल एनर्जी का बयान करो, यहां पे सिर्फ लीनियर थी, यहां पे लीनियर के साथ साथ रोटेशनल भी आएगी। लेट मी राइट दैट फॉर यू। सो टोटल एनर्जी, आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा, 5/2 kBt सही है। टोटल एनर्जी लीनियर भी है और रोटेशनल भी है। उस वाले में सिर्फ लीनियर थी, रोटेशनल नहीं थी, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करता, सिंगल एटम। सो एप्सिलॉन एल हम जानते हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इस वाला, और दूसरा ये वाला हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। So this is rotational kinetic energy for one component. This is the rotational kinetic energy for the other component. So you can see 1, 2, 3, 4, 5 components were. So what is your total kinetic energy? 5 into half kBt, which is, but of course 5/2 kBt, मतलब हर कंपोनेंट की एनर्जी हाफ kBt होने से, और 5 कंपोनेंट होने से 5 into half, which is 5/2 kBt. अच्छा, नाउ somebody will ask me, सर ये क्या सिर्फ लीनियर और रोटेशनल ही परफॉर्म कर सकता है, वाइब्रेशन का कोई चांस है? भाई अब तक हमने यहां पे इसको रिजिड रोटेटर कंसिडर किया। वी हैव कंसिडर्ड, लेट अस से दिस इज एन O2 मॉलिक्यूल, यू नो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। वी हैव कंसिडर्ड द गैस टू बी रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पे रिजिड रोटेटर ही होता है, वाइब्रेशन नहीं कर सकता, दैट इज नो वाइब्रेशनल मोशन। बट अगर मुझे वाइब्रेशन कंसिडर करना है तो कैसे करूंगा? बट इफ वी कंसिडर वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो, पीपल ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये तो आसान थे, यू नो लीनियर प्लस रोटेशनल, बट वी कंसिडर वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो, देन एक और टर्म इसके साथ जुड़ जाएगी विच विल बी वाइब्रेशनल एनर्जी। ऑलराइट, सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सो ये जगह चाहिए ना इसके लिए, भाई लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया ना? हाँ, लफड़ा नहीं चाहिए, आप मेरे साथ साथ लिखते ही रहो यार, तो अच्छा रहता है। देन वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो, देन टोटल एनर्जी इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी एप्सिलॉन एल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एप्सिलॉन आर, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी एप्सिलॉन वी। सर आप वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे? भाई हर चीज का एक रीजन होता है यार, बताता हूं रीजन। सो दिस गैस, दिस डायटोमिक गैस can perform vibrational motion in one dimension. कैसे कैसे कैसे? ध्यान से देखें, आपको कुछ याद आ जाएगा। You know, the bond between them can act like a spring, and as a result, this molecule, we are looking only at this molecule, it can go to and fro
फ्रॉम दिस मीन पोजिशन, इसको मीन पोजिशन लेते हैं तो वाइब्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकता है, समथिंग लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, ये मैं इसको ही देख रहा हूं, ये तो सिर्फ पकड़ा हुआ है, तो ये च्यों 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 च्यों, डू यू सी दिस, इट कैन परफॉर्म वाइब्रेशनल मोशन इन दिस वन डिमेंशन। अब तुम बोलोगे सर ऊपर नीचे नहीं है, अरे भाई ऊपर नीचे, इसको स्प्रिंग पकड़े हो तो ये स्प्रिंग कैसे जा सकती है, अंदर बाहर ही कर सकती है ना, ऊपर नीचे थोड़ी कर सकती है। सो अगर ये तुम्हारा बॉन्ड है तो दिस मॉलिक्यूल कैन ओनली परफॉर्म कंप्रेशन, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, एक्सटेंशन। लेट मी शो दैट टू यू इन अ डायग्राम, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये मॉलिक्यूल तो इधर ही है, ये ऐसा आया और फिर ये ऐसा गया। सो अबाउट दिस मीन पोजीशन ये चॉइंग चॉइंग टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। तो ये जो वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस। प्लीज आई वांट योर एब्सोल्यूट अटेंशन, ऑल आईज एंड ईयर्स आल्सो। So this molecule performs vibrational motion in one dimension about the mean position. The vibrational energy in one dimension is, ध्यान से epsilon v is half mv square plus half ky स्क्वायर। आपने देखा वाइब्रेशनल एनर्जी के दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं उसके। वाइब्रेशनल एनर्जी एक ही डिमेंशन किया, मैं कोई और डिमेंशन पकड़ भी नहीं रहा हूं, एक ही डिमेंशन में दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यू रिमेंबर स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी, ये स्प्रिंग को अच्छी नहीं बनी तो हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी। अब ओके, सो दो कंपोनेंट्स है, दिस इज के एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर ईच डायमेंशन दो कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, बराबर। तुमको याद हो तो अब ये एप्सिलॉन एल में तीन कंपोनेंट्स थे, तीन डायमेंशन एक्स वाई और जेड। इसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक रोटेशनल मोशन अलग, दूसरा रोटेशनल मोशन अलग, पर यहां पे एक ही वाइब्रेशन में दो दो कंपोनेंट्स हैं। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3 और 2 5 और 2 7। सर एक बार ये डायमेंशन वाला फिर से दिखाओ ना भाई। डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने रोटेशन कंसिडर किया था, ये एक ही कंपोनेंट हो गया रोटेशनल मोशन का, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। इसमें कुछ और नहीं है, बट इसमें तुमने इसको वाइब्रेशन का एक ही डायमेंशन देखा है, टिंग टोंग, पर इस एक डायमेंशन में कंपोनेंट्स कितने हैं? दो। सो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मॉलिक्यूल दो डायमेंशन में वाइब्रेट करने को पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, डायटोमिक है तो पॉसिबल नहीं है, डायटोमिक में एक ही डायमेंशन होता है, पर अगर पॉलीएटॉमिक हो लाइक H2O और समथिंग लाइक दैट, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अलग अलग जगहों पे भी जा सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे जा सकता होगा, ऐसे ऐसे जा सकता होगा। तो हर एक डायमेंशन के साथ कितने कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं? दो। सो अगर मैं तुमसे कहूं कि आई हैव गॉट अ मॉलिक्यूल व्हिच कैन वाइब्रेट इन टू डायमेंशंस, vibrate in two dimensions, how many possible components of vibrational energy will we have to consider? अगर हर डायमेंशन के साथ दो कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं तो दो डायमेंशन के साथ कितने कंपोनेंट्स जुड़े होंगे? 4। फेयर इनफ, काइनेटिक का भी और पोटेंशियल का भी। सपोज 3 डायमेंशन की बात चली है तो हर डायमेंशन में दो कंपोनेंट्स जुड़े, तो 3 डायमेंशन में कितने जुड़े होंगे? 6 बरोबर 6। ओके, सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशन में या ऐसा लीनियर या रोटेशन में नहीं होता था। लीनियर और रोटेशन में सारे कंपोनेंट्स अलग अलग थे, पर यहां पे एक डायमेंशन में दो कंपोनेंट मिल रहे हैं हमको, इसलिए ये एक अलग चीज है। सो दिस, और हर एक का एनर्जी हाफ केबीटी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी
of this molecule, actually diatomic molecule, which can also perform vibrational motion, is 7 into half kBt, which is 7/2 kBt. तो ये जो आइडियाज हमने देखे, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अगर तुम्हारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने टाइप के मोशंस हैं, उन सब में हाफ kBt की एनर्जी मिल जाएगी, तो तुम्हारे गैस की, तुम्हारे मॉलिक्यूल की एनर्जी भी उस हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन. इक्विपार्टीशन का मतलब है हर कंपोनेंट की एनर्जी कितनी, हाफ kBt. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इज दिस अग्रीएबल? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इंपॉर्टेंट बात यही, मोनोएटॉमिक में सिर्फ लीनियर मोशन, 3 कंपोनेंट्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3. डायटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके किसके, लीनियर के, 2 रोटेशनल के, 3 और 2 कितने हो गए, 5. हर एक की एनर्जी हाफ kBt, तो 5/2 kBt. बट अगर वाइब्रेशन भी कंसिडर करा तो इन वन डायमेंशन there will be 2 components of vibrational energy. As a result, total will be 3 linear के, 2 rotational के, 2 vibration के, which makes it 7 degrees of freedom, and as a result total energy will be 7 kBt. Fair enough. So this is what is equipartition of energy. आगे चलते हैं, देख लो इसको. Okay. वैसे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज तो हमने पहले भी देखा हुआ था, चैप्टर 11 में देखा, 12 में देखा, इस बार 13 में भी देख लेते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ पे CV, CP और गामा डिराइव करने वाला हूँ फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एक्सेट्रा. वी हैड यूज्ड दोज एक्सप्रेशंस इन द लास्ट चैप्टर. मैंने जब CP - CV = R किया था, तब मैंने हिंट में बोला था कि मोनोएटॉमिक गैस का CV इतना, CP इतना, गामा इतना, डायटॉमिक गैस का इतना. वो सब चीज मैं यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ. बट बिफोर आई डू दैट, आई वुड लाइक यू टू सी दिस एक्सप्रेशन. इफ यू रिमेंबर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन किया था हमने? C is delta Q by mu delta T. You remember this? And from this expression came a very lovely expression which I'm going to use right now. So delta Q is mu C delta T. So this was a very lovely expression, mu C delta T. अगर आपकी प्रोसेस जो भी है उसमें आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे C की जगह CV आ जाएगा, दैट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड अगर तुमने प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ C की जगह CP आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. सो दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा Q is mu Cp delta T और डेल्टा Q is mu Cv delta T डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस. ओके, तो इसको फिलहाल रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे फॉर मोनोएटॉमिक गैस. हमने अभी थोड़ी देर पहले मोनोएटॉमिक गैस की सारी बातें करी है. हमको पता है मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ लीनियर मोशन होता है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, तो उसके ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? हाफ kBt इंटू 3, विच इज 3/2 kBt. सो देर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ईच ऑफ हाफ kBt, ईच हैविंग एनर्जी, अभी लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ईच हैविंग एनर्जी ऑफ हाफ kBt. सो द टोटल इंटरनल एनर्जी, सर इंटरनल क्यों लिख रहे हो? अरे अंदर की बात है ना ये, मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कार्ड कर रहा हूं यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी पे ही फोकस कर रहा हूं. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3/2 kBt. पर ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का हुआ, 1 मोल का. फॉर 1 मोल गैस, for 1 mole, U is equal to 3/2 kBt, the whole into Avogadro number Na, and everybody knows kB into Na is how much? RT. R 3/2 RT. So अगर मुझे यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ा तो du by dt is, मैं अभी फिलहाल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आगे पता चलेगा क्यों कर रहा हूं. d by dt of 3/2 RT, इसमें से 3/2 R बाहर, and d by dt of t which is 1. So you are left with what? 3/2 R. सर ये क्यों किया? By first law
delta Q is delta U plus delta W, which is delta U plus P delta V at constant volume. ये सब पहले डिराइव कर चुके हैं पर मुझे लगा कर लूं. डेल्टा Q at constant volume is equal to delta U. constant volume लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 हो चुका है. एंड डिवाइड बाय डेल्टा T करो. If you are observant, delta Q by mu delta T, mu 1 है यहाँ पे, 1 मोल है ये. So delta Q by delta T at constant volume, isn't this CV? Wow. तो CV अब कहाँ लिखे? I think I'll take this off. Okay, बस आपको समझ में आ गया ना? That's it. So I'm going to take this off and 3 degrees of freedom याद रहेगा. So this is CV and du by dt, ये रहा du by dt is 3 by 2 r. Thus proved. मैंने जो नोट में लिखा था उस टाइम कि CV for monoatomic gas is 3 by 2 r, अब मैंने प्रूव कर दिया है. Also Cp minus CV is r, so Cp is CV plus r. CV कितना है? 3 by 2 r plus r. Not a very big issue. तो Cp is 5 by 2 r. ये सब मोनोएटॉमिक गैस के लिए चल रहा है महाराज. Also gamma, you know the adiabatic constant Cp by Cv. Cp ये रहा 5r by 2, Cv ये रहा 3r by 2, r by 2 goes away and you are left with gamma is 5 by 3. अब मुझे अंदाजा आ गया है कि Cv जो है वो du by dt करने से तुरंत आ जाता है. So मेरा जो भी u होगा उसका du by dt कर दूंगा तो मुझे Cv मिल जाएगा. So this is the I'm not going to write all this time and again. मैं सीधा इसको लिख सकता हूं and Cp is Cv plus r करके मैं Cp ले आऊंगा. If you jotted all this down, I might as well go to diatomic gas. Okay, we are good to go. Okay, so let's go to diatomic gas. डायटोमिक में आई थिंक सब जानते हैं अभी तो कि अगर मैं डायटोमिक की बात करूं तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 लीनियर के, 2 रोटेशनल के. मैं फिलहाल वाइब्रेशन कंसिडर नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट केस में करूंगा. सो 3 लीनियर के, 2 रोटेशनल के कितने हुए? 5. सो माय सेकंड इज फॉर डायटोमिक गैस रिजिड रोटेटर है. लेट्स कंसिडर रिजिड रोटेटर. ब्रैकेट में लिख देंगे कंसिडर इट रिजिड रोटेटर. ओके, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5. एंड हर एक की एनर्जी कितनी? हाफ kBt. सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल ही कर देते ना, मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे. और 1 मोल U is 5 by 2 kBt into Na, which no doubt is 5 by 2 RT, and du by dt Cv. Ladies and gentlemen, I'm ready. So Cv, specific heat at constant pressure, molar specific heat. Du by dt, d by dt of 5 RT, 5 by 2 RT, 5 by 2 R बाहर आ जाएगा. Wow, lovely. And Cp is Cv plus R, which is 5 by 2 R plus R. No big feat. 7R by 2. And gamma भी यहाँ ठोक ही देते हैं. Cp by Cv. 7R by 2 over 5R by 2. Isn't that 7 by 5? If you remember, we had used that 7 by 5. एक न्यूमेरिकल चैप्टर 12 में था, उसमें 7 by 5 यूज किया था गामा को, और Cp या Cv यूज किया था. I'm not really sure. I think प्रेशर कांस्टेंट था शायद, पता नहीं, डेटा याद नहीं आ रहा. सो दिस वाज अ रिजिड रोटेटर. बट अगर वाइब्रेशन भी कंसीडर किया तो इफ वाइब्रेशनल मोशन इन 1 डायमेंशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड, तो क्या करोगे? देन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए?
5 और 2 7, लेट्स रश। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? 7/2 kBT into Na, which is 7/2 RT, and no big issue. CV du by dt, d by dt of 7RT/2, 7/2R. Cp is 7/2R plus R, 9R/2, and gamma भी यहीं पे है, Cp/Cv 9/7. So depending on the data that is given you, you will have to decide कि कौन सा टाइप का गैस है, रिजिड रोटेटर है नहीं है। कुछ कुछ गैसेस मॉडरेट टेम्परेचर पे रिजिड रोटेटर होता है, जरूरी नहीं है। O2 मॉडरेट टेम्परेचर पे रिजिड रोटेटर है पर कार्बन मोनोक्साइड नहीं है। सो यू विल हैव टू लुक इनटू द डेटा एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट कि क्या है एक्चुअली। सो दे विल टेल यू कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया डायटोमिक और मोनोएटॉमिक का। बट एक और छोटा सा केस लेना चाहूंगा पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। सो प्लीज स्टे विथ मी। सो आई एम गोइंग टू लुक एट पॉलीएटॉमिक गैसेस। यू वांट टू जस्ट हैव अ लुक एट दिस, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। फेयर इनफ? ओके, पॉलीएटॉमिक गैस, मजा आएगा। जो हमने अभी वाइब्रेशन का फंडा देखा उसको यूज करने का एक अच्छा मौका यहां पे मिलेगा अपने को। तब आप अपनी जो अक्वायर्ड स्किल है, अक्वायर्ड नॉलेज है, उसको यूज कर पाओगे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 डायमेंशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी के? 2। तो 3 डायमेंशन में कितने होंगे? 3 into 2 which is 6. So please keep this in mind. I'm going to ask this question again now for polyatomic gas. Now we've never done this before, but I will tell you what all is required. सर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे भाई? पहले ध्यान देंगे कितने लीनियर मोशन के कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर की कैसे लिखूं मैं? फॉर लीनियर की 3 कंपोनेंट्स, फॉर रोटेशनल की रोटेशन भी 3 कंपोनेंट्स है। 3 क्यों? क्योंकि पॉलीएटॉमिक है ना, डायटोमिक थोड़ी है। डायटोमिक ही सिर्फ 2 तरीकों से घूम सकता है, पर अगर पॉली है तो वो ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है। सो 3 पॉसिबल कंपोनेंट्स है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। एंड लेट अस अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट along f number of dimensions। ध्यान से, जो अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल था वो सिर्फ एक डायमेंशन में वाइब्रेट कर पाता था। यहां मैंने उस नंबर को f लिया है। f कैन बी 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। सो अगर f डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी कैन यू सी? हर डायमेंशन में 2 कंपोनेंट। तो f डायमेंशंस में कितने कंपोनेंट्स? f इंटू 2, 2f कंपोनेंट्स। इज दैट गुड? ओके, सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से, अब ये बहुत डेंजर चीज आ रही है। U इज इक्वल टू, भाई लीनियर के कितने हैं? 3, और हर एक का एनर्जी कितना? हाफ kBT। सो दिस इज 3/2 kBT लीनियर का। रोटेशनल के कितने कंपोनेंट? 3, हर एक की एनर्जी हाफ kBT। तो ये भी कितना? 3/2 kBT। अब वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन के कितने डायमेंशंस? f। तो कितने कंपोनेंट्स? 2f। इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, 2f, और हर एक की एनर्जी हाफ kBT। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, ये समझ में आया आपको? f इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस। सपोज f 3 डायमेंशंस है, तो 3 डायमेंशन में हर एक डायमेंशन में 2 कंपोनेंट्स थे उसके, तो 3 डायमेंशन में कितने हो गए? 3 into 2। सो यहां पे मैंने f डायमेंशंस पकड़े हैं। सो देयर कैन बी हाउ मेनी कंपोनेंट्स? f into 2 which is 2f, and each having energy
हाफ kBt। सो ये पूरे एक मॉलिक्यूल का हो गया और पूरे मोल का चाहिए तो Na। तो यहां पे पहले इसको सही कर लें, 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt, इजंट इट 3 kBt। अब ये बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं, छोटा चलेगा। एंड 2 और 2 कट गया। आई थिंक kBt को बाहर लेके जा सकते हैं, kb इंटू Na इज R। तो तुम्हारा U कितना बन जाएगा, दैट वाज द प्राइम क्वेश्चन। 3 प्लस F अंदर कॉमन रह गया, kb इंटू Na इज R एंड दिस इज T। सो यहां पर Cv विच इज du by dt, क्या क्या बाहर निकल जाएगा, 3 प्लस F इंटू R बाहर, dt by dt इज 1। सो दिस इज 3 प्लस F इंटू R। Cp is Cv plus R, which is 3R plus Fr plus R। भाई 3R plus R, isn't it 4R? एंड अब R को फिर से बाहर निकालो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ओपन अप किया था। 4 plus F into R and gamma Cp by Cv, 4 plus F into R over 3 plus F into R cut, 4 plus F over 3 plus F, where F is the number of dimensions of vibrational motion। तो ये बहुत बढ़िया चीज आपने देखी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट्स का हमने आइडिया ले लिया है। अच्छा, लेट्स डू समथिंग दैट वी डिड सम टाइम बैक आल्सो, आई थिंक इन चैप्टर 12, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड फॉर अ सॉलिड। ओके, आई होप दिस इज गुड। मैं उड़ा दूं? ओके, इफ यू रिमेंबर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड 3R देखा था और डिराइव भी किया था। ये फिर से कर रहे हैं क्योंकि दिया हुआ है बुक में, तो जस्ट हैविंग अ लुक अगेन। सो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर अ सॉलिड, सो इसको नंबर 4 कहेंगे फॉर सॉलिड। अब सॉलिड में बहुत सारे आइटम्स है, let us say n atoms, each vibrating about its mean position। So consider a solid having n atoms, each vibrating, अब इनमें सिर्फ वाइब्रेशन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, each vibrating about its mean position। So अगर वो सिंगल डायमेंशन में वाइब्रेट करता है, फॉर वन डायमेंशन द इंटरनल एनर्जी इज ऑफ अ मॉलिक्यूल। भाई हर डायमेंशन में कितने कंपोनेंट्स? 2, एंड हर कंपोनेंट की एनर्जी कितनी? हाफ kBt। नाउ यू नो जब हमने चैप्टर 12 में ये लिखा था 2 into half kBt, वी हैड सेल्डम रियलाइज कि ये 2 into half kBt क्यों आता होगा, हमने सिर्फ देख लिया था बिकॉज वी वर नॉट अवेयर। टुडे वी आर अवेयर कि अगर एक डायमेंशन में वाइब्रेशन हो रहा है तो देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ दैट वाइब्रेशनल एनर्जी, 2, एंड हर एक कंपोनेंट विल बी इक्वल टू हाफ kBt। सो 2 into half kBt which is equal to kBt। फेयर इनफ। एंड ये तो एक डायमेंशन की बात है, 3 डायमेंशन में हो तो फॉर 3 डायमेंशंस, क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल तो तीनों डायमेंशन में वाइब्रेट कर सकता है। सो U इज इक्वल टू 3 into kBt। एंड फॉर 1 mole solid, U is equal to 3 kBt into Na, एंड kb इंटू Na तो दुनिया जानती है 3RT। सर इसमें भी क्या Cv इज इक्वल टू du by dt करो? नहीं 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 नहीं। फॉर अ सॉलिड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, बाय फर्स्ट लॉ किसका? थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट हो सॉलिड पे तो चेंज इन वॉल्यूम इज करीबन इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा कुछ चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता सॉलिड में अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो। सो ये टर्म उड़ जाती है। सो डेल्टा Q is equal to delta U, and therefore delta Q by delta T is delta U by delta T या du by dt।
सो सी, इसमें कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का कुछ फंडा नहीं है, इज डी यू बाई डी टी, एंड किधर गया यू, 3RT, तो डी बाई डी टी ऑफ 3RT isn't it equal to 3R? We had derived this C is equal to 3R long time back. बहुत सॉलिड्स के, मेजॉरिटी सॉलिड्स के C करीबन 3R के आसपास होते हैं. हाँ, सिर्फ कार्बन एक एक्सेप्शन है. So C is equal to 3R. This is the idea for a solid. Alright. So this was idea for a solid. अच्छा, खड़े खड़े क्या करें, वाटर के लिए भी C डिराइव कर ही लेते हैं. फॉर वाटर नंबर 5 होगा. ओके, इसी तरह करेंगे. मैं C इज इक्वल टू 3R जो है उसको बेस बना के बात करूंगा फॉर वाटर. दिस वुड बी द लास्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फंडा. जस्ट नॉलेज के लिए है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो कहां गया नंबर 5 फॉर वाटर. अच्छा, वाटर को भी मैं फिलहाल सॉलिड ही कंसीडर कर रहा हूं. वी शैल कंसीडर वाटर एज अ सॉलिड मेड अप ऑफ 3 एटम्स. कंसीडर वाटर एज अ सॉलिड मेड ऑफ 3 एटम्स. अभी थोड़ी देर पहले देखा फॉर अ सिंगल एटम C कितना होता है, 3R. सो for 3 atoms, for a molecule which is made up of 3 atoms, specific heat capacity is 3R into कितने atoms है, 3 मॉलिक्यूल में. so तुम्हारा C कितना आता है, 9R. बराबर, C कितना आ रहा है तुम्हारा, 9R. so वाटर के लिए करीबन 9R तुम्हारा C आता है. this is theoretical derivation. Now let's look at it practically. आपको पता ना 1 calorie is 4.186 joule and mass of a molecule, mass of a mole of water, H2O, HH2 and oxygen अकेला तो 16, तो 2 + 16 which is 18 gram. So this is the mass of 1 mole of water. So specific heat capacity, if you experimentally find out specific heat capacity for a mole of water comes out to be 75 joule per mole Kelvin. 75 joule per mole Kelvin. सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों को काम हो जाएगा आपका. So 75 joule per mole Kelvin and this is करीबन इक्वल टू 9R. आपको R की वैल्यू पता ही है ना, 8.314. so multiply 9 into 8.314, it will come out to be 74 point something, which is करीबन 75. so हमारा theoretical idea practical idea के साथ भी मेल खाता है. so this is the idea of specific heat capacity of water. Practically it comes out to be 75 joule per mole Kelvin, theoretically with 9R, which are both quite similar to each other. So this was all about specific heat capacity. इसको यूज करके मैं एक illustration करने जा रहा हूं. Let me tell you which illustration it is. Illustration number 8. Right, so illustration number 8 on the deck now. क्या कहता है illustration 8? It's at page 330. A cylinder of fixed capacity is very important, has volume 44.8 liters, contains helium gas at standard temperature and pressure. Before I move on, you remember at standard temperature and pressure 1 mole of gas occupies 22.4 liters. So अगर standard temperature pressure है and volume is 44.8 liter, कितने मोल होंगे, 2 moles. So let me write that down. At STP, volume occupied by 1 mole is 22.4 liters. So here, if volume is 44.8 liters, so it means there are mu is equal to how many moles? 2 moles. Now this is a very important piece of data here. Okay, mu is equal to 2 moles. What is the amount of heat required to raise the temperature of the gas? So delta Q मांगा है
to raise the temperature of the gas by 15 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने आर दिया हुआ 8.31 जूल पर मोल केल्विन, नॉट एन इशू। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कौन सा स्पेसिफिक हीट लोगे? सर लपड़े वाला है, कौन सा स्पेसिफिक हीट ले? कैन यू सी दे हैव केप्ट द वॉल्यूम कांस्टेंट। वी नो in this process fixed capacity, in this process the capacity मतलब the volume of container is fixed मतलब constant। so ये constant volume का process है and as a result delta Q is mu C delta T में C कौन सा लेंगे? CV। now बहुत बढ़िया, पता चल गया सीवी लेने का, पर कौन सा गैस है? हीलियम। फॉर हीलियम, एंड हीलियम इज व्हाट? मोनोएटॉमिक। सीवी कितना है? 3R/2 अग्रीएबल 10। डेल्टा क्यू इज म्यू, सीवी की जगह 3R/2 इंटू डेल्टा टी। म्यू कितना है? 2 मोल्स। एंड नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। आर की वैल्यू 8.31 and delta T is 15. This goes away. So 15 into 3, that's 45. And 45 into 8.31. What would be 45 into 8.31 here? 370 something. 45 into 8.31. 373.9 और करीबन 374 जूल. Might as well check the answer. I know it is correct. So 374 जूल का फंडा यहां पे सेट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 रह गया था, 3 बाकी है और 4 करना है। तो पहले 1 करते हैं। आई एम श्योर यू हैव लुक्ड एट इट। कोई दिक्कत? ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 करने जा रहा हूं। एक्चुअली क्वाइट बेसिक न्यूमेरिकल है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है, तो हम उसको डिकोड कर लेते हैं कि भाई ये कहना चाह रहा है वो। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। सो फ्रैक्शन चाहिए। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, molecular volume is the volume occupied by 1 mole, not 1 molecule, to actual volume at STP. I'm sure everyone knows volume occupied by 1 mole at STP, it's 22.4 liters. याद रखें। diameter of oxygen molecule 3 angstrom लेना है, तो radius but of course d/2 is 1.5 angstrom, which is 1.5 into 10 raised to -10. Now, first things first, volume, molecule क्या है? Isn't it a sphere? So volume of a single molecule, it's a sphere, so it is 4/3 pi r cube. Molecular volume is the volume occupied by 1 mole, is the volume occupied by 1 mole material. So V molecular is 4/3 pi r cube, and 1 mole में कितने particles? Na. So 4/3 pi r cube into Na. I think I'm raring to go. 4/3 pi और radius 1.5 into 10 raised to -10 का cube into Na 6.02 into 10 raised to 23. Let's cut a long story short. This is 12.56 divided by 3. This is -30 plus 23. -30 plus 23 is -7. And 1.5 का cube, I think 3.375 if I'm not mistaken. 2.25 into 1.5. That's 3.375 into 6.02 into 12.56 divided by 3. 85.06. 85.06 into 10 raised to -7.
Now, the actual volume occupied by 1 mole at STP, we'll call it V actual, 22.4 liters, which is 22.4 into 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब. तो अब क्या करना है, अब दोनों को डिवाइड करना है. V molecular over V actual, V molecular volume over actual volume is 85.06 into 10 raised to minus 7 divided by 22.4 into 10 raised to minus 3. करीबन 3.9 something into 10 raised to minus 4 if I'm not mistaken, which I'm going to take it as करीबन 4. So 85.06 divided by 22.4 दिख ही रहा है 3.797. 3.79 into 10 raised to minus 4. एंड क्योंकि रेशियो है तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं. इसको 3.79 को उन्होंने करीबन क्योंकि 10 raised to minus बहुत छोटी चीज है, 4 into 10 raised to minus 4 कर दिया है. Fair enough. So this was numerical number 1. Let's check out numerical number 2. I'm going to take this off. Okay. Numerical 2 is like some graphical stuff. Let's see. ग्राफ क्या कहता है. ग्राफ बहुत मजेदार होता है अगर आप उस सही से पढ़ना आता ना, you know, a little patience and a careful reading of the graph, you know, it will do wonders. ग्राफ से प्रेम हो जाएगा आपको. Okay. Figure shows a plot of PVT versus pressure for 1 into 10 raised to minus 3 kg of oxygen. So mass oxygen, ये छोटा है मेरा, 1 into 10 raised to minus 3 kg at 2 different temperatures. Okay, आओ देखें, ये रहा. Wow. Okay, मस्त है. Something like this, graph is something like this. I'm sure you're looking at the graph, but anyways, this is like pressure on the x-axis and PV by T on the y-axis, and this is your constant line. Okay, अब यहां से एक ये आता है, यहां से दूजा आता है. Okay, this is T1 and this is T2. Can you see T1 lies quite close to the constant line? Okay, what does it say? What does the dotted plot signify? Okay, ये dotted line क्या signify करती है? By dotted line signifies PV by T is constant for an ideal gas. So this dotted line signifies ideal gas behavior. So dotted line PV by T is constant. किसका वो होता है, उसके बाद ही तो म्यू आर निकाला था. So PV by T is constant is an equation for the ideal gas. तो ideal gas is the main stuff. Okay, ये ideal gas denote करता है. Which is true, T1 greater than T2 or T1 less than T2? अब देखें आप कौन सा T1 या T2 इन दोनों में से कौन सा डॉटेड लाइन के करीब लाई कर रहा है. T1, isn't it? So here T1 lies closer to ideal gas behavior. पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, T1 इज करीब टू आइडियल गैस, ये काली लाइन के पास. ऑल्सो गैसेस बिहेव एज आइडियल एट हाई टेम्परेचर्स. अच्छा, तो दो बातों का मिलन करना यहां पे. सबसे पहला तो कौन सा आइडियल गैस के करीब लाई कर रहा है, T1 या T2, तो हमने देखा T1. एंड दूसरी बात कंसेप्चुअल है, गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, जब डेंसिटी लो हो और टेम्परेचर हाई हो. तो इसका मतलब है T1 आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, इसलिए उसका टेम्परेचर हाई होगा. थस T1 ग्रेटर देन T2. बराबर, T1 हायर है, T2 लोअर है. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV by T where the curves meet on the y axis? Okay, PV by T फाइंड करना है. PV by T की वैल्यू क्या है? We know PV by T, isn't it mu into R? और फिलहाल ऑक्सीजन का ग्राफ है, so mu is what? Isn't it m by m?
मेरे पास मास है ऑक्सीजन का कितना है 1 इंटू 10⁻³ एंड यमो 32 इंटू 32 ग्राम पर मोल जी into 8.31. I think 10⁻³ 10⁻³ goes away and you are left with, what are you left with? 8.31 divided by 32, 0.259. 0.259 मतलब 0.26. So this 0.26 है, इसका रेशियो क्या होगा म्यू आर, म्यू तो कुछ नहीं है मोल है एंड आर इज जूल पर केल्विन. So the value of PV by T is 0.26 joule per Kelvin where they intersect on the axis. अच्छा एक चौथा भी है भाई, छोड़ मत दो. If we obtain similar plots, अच्छा डेटा अब चेंज है, similar plots for hydrogen, कितना हाइड्रोजन है 1 into 10⁻³ सेम. अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास सेम लिया है, ओके. तो would we get the same value of PVT at the point where the curves meet on the x-axis, on the PV by T on the y-axis? भाई उन्होंने कहा है क्या PV by T का वैल्यू अभी भी 0.26 होगा क्या हाइड्रोजन के लिए? अब सोचो, सबसे पहला यहां नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 1 इंटू 10⁻³ by 32 मतलब 1/32. क्या उतने ही मोल्स यहां होंगे? आर तो कांस्टेंट है. सो द आंसर इज नो. द वैल्यू ऑफ PV by T for hydrogen would not be same as the number of moles would not be same. So I can take this off. Yeah, ये उड़ा दो आइडियल गैस वाला. ओके वैसे अब ग्राफ की भी कोई जरूरत तो है नहीं. For the value of PV by T for hydrogen would not be same as that for oxygen, as the number of moles of both gases are different. For example, जैसे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है m/mo, मास कितना है 1 इंटू 10⁻³ एंड हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम पर मोल. हाइड्रोजन का 2 है ना कि 1 है? 1 ग्राम पर मोल है शायद. 2.02. So this is 1/2 करीबन. जो यहां पे 1/32 हुआ करता था वो अब 1/2 है. सो म्यू अलग अलग होने से PV by T सेम नहीं होगा. अच्छा क्या पूछा? इफ नॉट व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू ऑफ PV by T. अच्छा सो PV by T सेम होने के लिए कितना होना चाहिए? 10. म्यू सेम होना चाहिए बस, और तो कुछ नहीं. For PV by T to be same, the number of moles, R तो सेम ही है, number of moles of both gases have to be same. But of course, that is mu for hydrogen has to be mu for oxygen. So mass of hydrogen over mo of hydrogen is mass of oxygen over mo of oxygen. ठीक है, ये MH फाइंड करना है अपने को. MOH मोह के धागे कितना 2.22 इंटू 10⁻³ MO ये मास ऑक्सीजन का कितना था 1 इंटू 10⁻³ ना. हाँ मैं भूल गया. एंड ऑक्सीजन का 32 इंटू 10⁻³. डिश. सो MH is 2.02 इंटू 10⁻³ by 32. और उसके लिए आंसर लाने के लिए मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा. ओके सो लेट्स सी व्हाट इट इज. 2.02 by 32, what do we get? 0.063 into 10⁻³ और 6.3 into 10⁻⁵ kg. 6.3 into 10⁻⁵ kg अगर हाइड्रोजन हो तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे एंड तुम्हारा PV by T वैल्यू भी सेम हो जाएगा. नाउ लेट्स गो एंड डू नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
नंबर 4। बहुत बढ़िया। आई थिंक इट्स अ 3 स्टार न्यूमेरिकल नंबर 4। प्लीज आप इसको जरा भी लाइटली ना लें। न्यूमेरिकल 4, इट्स अ 3 स्टार न्यूमेरिकल। अच्छा, व्हाट डज इट से? It says an oxygen cylinder of volume 30 liters. Volume is 30 liters. That is 30 into 10 raised to minus 3 meter cube. 1 liter 10 raised to minus 3 meter cube. Gauge pressure, initial gauge pressure of 15 atmosphere. P1 is 15 atmosphere. By might as well convert. 1 atmosphere is 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Now SI में आ गया. And temperature 27 degrees. अच्छा, इसको कैलकुलेट तुरंत करेंगे, कन्वर्ट 300 केल्विन। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, द गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेयर। सो P2 इज 11 एटमॉस्फेयर, जिसको मैं इसी वक्त कन्वर्ट कर रहा हूं। एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 17 प्लस 273, दैट्स 290 केल्विन। Estimate the mass of oxygen taken out from the cylinder and molecular mass of O2, MO 32 ग्राम पर मोल। भाई ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ब्लू पेन की मौत हो चुकी है। ओके सर, अब क्या करिए, इतना बड़ा डेटा है भाई। तुमको याद है PV इज इक्वल टू म्यू आर टी? सबको याद है। फिर वो मेन इक्वेशन से हमने 4 और बनाए थे। पहले में हमने म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन डाल के 2 बनाए थे, विच वॉज PV इज बड़ा इन KBT एंड P इज छोटा इन KBT। फिर M बाय MO डाल के और 2 बनाए थे, विच वॉज PV इज M बाय MO RT एंड P इज इक्वल टू रो RT बाय MO। उसमें से वो जो तीसरा था वो मैं यूज करने वाला हूं। वी हैव, क्या है सर हमारे पास? PV इज M बाय MO RT। सर इसको यूज करके कहां जाएंगे? पहले M को आइसोलेट करते हैं। M is equal to PVMO by RT. So don't you agree, initial mass M1 is P1VMO by RT1 and final mass M2 is P2VMO by RT2. ये इनिशियल मास है, ये फाइनल मास है, तो कितना मास निकला होगा? Isn't it M1 minus M2? So mass of gas taken out या gone out, delta M is initial mass minus final mass M1 minus M2। और इस इक्वेशन से मुझे नजर आ रहा है VMO by R कॉमन है, सो मैं VMO by R को बाहर निकाल रहा हूं। P1 by T1 minus P2 by T2। It's going to be one easy calculation, just requires a little patience and little focus। वॉल्यूम कितना? 30 into 10 raised to minus 3। MO ये रहा 32 into 10 raised to minus 3। अच्छा, अपॉन R की वैल्यू 8.31, एवरीबॉडी नोज दिस। अच्छा, P1 और P2 यहां लगाने के हैं। P1 में भी 1.01 इंटू 10 raised to minus 5 है, P2 में भी 1.01 इंटू 10 raised to 5 है। दोनों को बाहर ले लूं कॉमनैलिटी में, अच्छा रहेगा। T1 T2, T1 300 है, T2 290 है, दोनों में 100 कॉमन है, सो इंटू 10 raised to 2 ले लेता हूं। सो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? P1 कितना? 15 इंटू 1.1 इंटू 10 to 5 था, मैंने 1.1 इंटू 10 to 5 बाहर ले लिया। T1 कितना? 300, जिसमें से 2 0 बाहर ले लिया, तो 3 माइनस P2 11 बचा अंदर एंड T2 290 में से 2 0 उठा लिए, तो दिस इज 2.9। Isn't this a lovely calculative idea, people? -3 -6 plus 5 -1 minus 2 is -3। Okay, now 30 into 32 is 960। 960 into 1.01 divided by 8.31, 116.67, check it out। (116.67) इंटू, अब ये 15 by 3 5 एंड 11 by 2.9 करें तो 3.79 आता है। 11 divided by 2.9 is 3.79।
and I think this is the final calculation. 5 minus 3.79, 1.21 into 116.67, 116.67 into 1.21, that's 141, करीबन 141. So delta m is 141 into 10 raised to minus 3 kg. 10 raised to minus 3 मतलब 3 0, ये साइड खसका दूं. So your delta m comes out to be 0.141 kg. Are you checking that term? I'm sure you are. So delta m is 0.141 kg. I think that would be quite enough for this day. और कुछ मीन फ्री पाथ बचा, आई थिंक उसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं. फेयर इनफ. तो आई थिंक वील डू दैट एंड आई थिंक वील एंड दिस सेशन हियर. मीन फ्री पाथ को अगले लेक्चर में ले करके पूर्णाहुति कर देंगे काइनेटिक थियरी की. सो टिल दैट टाइम यू कीप डूइंग दीज थिंग्स. और वाइब्रेशन वाले का ध्यान रखें, हर डायमेंशन में 2 कंपोनेंट, तो 2 डायमेंशन में कितने, ट्वाइस कर देने का. f डायमेंशन में कितने, 2f कर देने का. सो वो इंपॉर्टेंट चीज थी. ऑलराइट, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.